नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह जीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस में हमारी चल रही है बायोलॉजी और बायोलॉजी में आज दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नई नई जीव जातियों का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अब से 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर नामक वैज्ञानिक ने 1960 में दिया था। इसने दिया था जॉर्ज लेमेंटर नामक वैज्ञानिक। जॉर्ज लेमेंटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1960 में। जॉर्ज लेमेंटर नामक वैज्ञानिक बेल्जियम के रहने वाले थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाविस्फोट। महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इनके अनुसार ब्रह्मांड में एक तप्त एवं गतिशील पिंड विद्यमान था। एक तप्त और गतिशील पिंड विद्यमान था। किस प्रकार से? कि ब्रह्मांड के अंदर एक तप्त और गतिशील पिंड विद्यमान था। इसका घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर एक तप्त एवं गतिशील पिंड विद्यमान था और इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक इसमें विस्फोट हुआ और इसका पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। इस पदार्थ को डार्क पार्टिकल या हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल के नाम से जाना गया। इस पदार्थ को हिग्स बोसॉन या डार्क पार्टिकल या गॉड पार्टिकल के नाम से जाना गया। इससे हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ऐसा बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। आकाश गंगाओं की आकृति सर्पिलाकार होती है। जैसे सांप की आकृति होती है, इस प्रकार से हमारे आकाश गंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। जो जिस आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी है उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से दुग्ध मेखला या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रत्येक तारे का एक सौर परिवार होता है। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह स्थित हैं, तो ये सभी मिलकर एक सौर परिवार की रचना करते हैं। तो इसी प्रकार से सभी तारों का एक सौर परिवार होता है। जैसे ये सूर्य है और ये इसकी कक्षाएं हैं, तो इनमें ग्रह स्थित हैं। इसी प्रकार से ये ग्रह इसमें स्थित हैं, ये ग्रह स्थित हैं। तो इन पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। जब आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ तो उस समय पर सभी ग्रह गर्म अवस्था में थे। तो इन पर सभी जो तत्व हैं वो गैसीय अवस्था में थे। इन गैसीय तत्वों ने आपस में मिलकर यौगिक बनाए और ये यौगिक भी क्या हुए? गर्म होकर पृथ्वी से चले गए। इस प्रकार से जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया कर जल का निर्माण कर लिया, ऐसे ही कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया कर CO2 का निर्माण कर लिया। तो इसी प्रकार से ये यौगिक बनाए गए। तो जैसे ही ये यौगिक बने हैं तो ये क्या काम है? क्योंकि पृथ्वी
उस दौरान गर्म थी, तो यहां से ये सभी वास बनकर ऊपर चले गए, वास बनकर ऊपर चले गए हैं। और ये ठंडा होने के बाद ऊपर से फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आए। जैसे ही पृथ्वी यहाँ गर्म है, तो फिर दोबारा से ये फिर वाष्प बनकर ऊपर गए हैं, और ऊपर जाने के बाद वर्षा के रूप में फिर हुए। यह क्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही, यह क्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही, और अंत में पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हो गई। अंत में पृथ्वी कैसी होगी? ठंडी हो गई। तो ये ठंडी होने के बाद क्या हुआ? ये प्रारंभ में जो हम देखते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी थी, तो इसी को हम बोलते हैं अपचायक अवस्था में थे। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर उपस्थित नहीं थी, यानी कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, और किसी भी जीव जाति को पैदा होने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो जैसे ही ये वर्षा के रूप में नीचे आया पानी, क्योंकि पृथ्वी अब ठंडी हो गई थी, तो ये पृथ्वी पर ही पानी सारा रुक गया। इससे आदि सागर का निर्माण हो गया पृथ्वी पर। आदि सागर, आदि सागर का निर्माण हो गया। आदि सागर निर्माण के होने के बाद हमारी पृथ्वी पर नील हरित शैवाल, किनका? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल का निर्माण हो गया पानी में, यानी कि आदि सागर में नील हरित शैवालों का निर्माण हो गया। ये जीवाणु होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के नाम से जानी जाती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 का निर्माण करते हैं, तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस ऑक्सीजन गैस के निकलने पर जैसे ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस उपस्थित हुई, तो इसके उपस्थित होते ही हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदि सागर में नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण हो गया। इसके बाद पृथ्वी पर उत्परिवर्तन के द्वारा एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हो गया। इन नील हरित शैवालों के उत्परिवर्तन के द्वारा एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। इन एक कोशिकीय जीवों में हम देखते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, इस प्रकार के जीवों का निर्माण हो गया। इन एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। इन एक कोशिकीय जीवों से किसका निर्माण हुआ है? बहुकोशिकीय जीवों से। देखते हैं जीव किस प्रकार से आए हैं, कि सबसे पहले आए हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल के उत्परिवर्तन के द्वारा आए हैं एक कोशिकीय जलीय जीव। एक कोशिकीय जलीय जीव। इनमें कौन कौन से हैं? जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, जैसे युगलिना आदि। इन एक कोशिकीय जीव के उत्परिवर्तन के द्वारा बहुकोशिकीय जलीय जीव बने। बहुकोशिकीय जलीय जीव, जलीय जीव।
एक कोशिकीय जलीय जीवों के द्वारा बहुकोशिकीय जलीय जीवों का निर्माण हुआ। जैसे हम देखते हैं मछली, एक कोशिकीय जलीय जीवों के द्वारा उत्परिवर्तन के द्वारा बहुकोशिकीय जलीय जीव बने हैं, और इसमें एग्जाम्पल है जैसे मछली। इसके बाद फिर बने हैं उभयचर, इसके उत्परिवर्तन के द्वारा उभयचर का निर्माण हुआ है। और उभयचर जैसे हम देखते हैं जैसे मेंढक, यानी कि उभयचर जीव वो जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जीव कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसके उत्परिवर्तन के द्वारा बने हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स वो जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। रेप्टाइल्स वो जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं मगरमच्छ, सांप वगैरह, ये इसी के एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स के। और इन रेप्टाइल्स के बाद स्थलचर जीवों का निर्माण हुआ है। स्थलचर जीव, स्थलचर जीवों में मानव, पक्षी और अन्य सभी जीव आते हैं। तो इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है। जैसे नीलहरि शैवाल के द्वारा एक कोशी के जीव बने हैं। नीलहरि शैवाल के द्वारा उत्परिवर्तन के द्वारा एक कोशी के जीव, जलीय जीव बने हैं। एक कोशी के जलीय जीवों जैसे होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना। इन एक कोशी के जीवों के उत्परिवर्तन के द्वारा बहुकोशी के जलीय जीव बने हैं, जैसे मछली। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशी के जीवों के उत्परिवर्तन के द्वारा उभयचरों का निर्माण हुआ है। उभयचर वो जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। इसके बाद उभयचर के बाद रेप्टाइल्सों का निर्माण हुआ है। और रेप्टाइल्स वो जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। और रेप्टाइल्स के बाद स्थलचर जीवों का निर्माण हुआ है। स्थलचर जीव में सभी जीव आते हैं, जैसे मानव, जैसे पक्षी आदि सभी वर्ग इस स्थलचर वर्ग में आते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और उन जीवन की उत्पत्ति के बाद हमने नई नई जीव जातियों का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि उत्परिवर्तन क्या है, और उत्परिवर्तन के बाद पढ़ेंगे पुनरावृत्ति का सिद्धांत। उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में जानते हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, देखो उत्परिवर्तनवाद हुगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हुगो रीज हुगो डिवेरीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर करा था। इवनिंग प्रिमरोज या संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर करा था। इन्होंने बताया कि नई नई जीव जातियों का जो विकास होता है वो उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। इनके अनुसार किसी भी जीव जाति में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। किसी भी जीव जाति में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। ठीक है जी। उत्परिवर्तन ये है किसी भी जीव जाति में अचानक होने वाले परिवर्तन को किसी भी जीव जाति में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग संध्या
प्रिमरोज, संध्या प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर करें। हमने अभी देखा उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद हुगो डिवरेज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग इवनिंग प्रिमरोज या संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर किया था। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव जाति में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। उत्परिवर्तन के द्वारा ही नई नई जीव जातियों का विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत देखो, पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव अपनी भ्रूण अवस्था में अपने इतिहास को दोहराता है। क्या बताया कि प्रत्येक जीव अपनी भ्रूण अवस्था में प्रत्येक जीव अपनी भ्रूण अवस्था में अपने इतिहास को दोहराता है। अभी हमने पढ़ा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव अपनी भ्रूण अवस्था में अपने इतिहास को दोहराता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और नई नई जीव जातियों का विकास किस प्रकार से हुआ। और हमने दो सिद्धांत पढ़े। नंबर 1 तो पढ़ा उत्परिवर्तनवाद और नंबर 2 पढ़ा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।